योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से लगाई जा रही है 2024 के चुनावी जंग को जीतने के लिए, और इसी बीच लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी भी बज गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। पूरा चुनाव 7 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान भी हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल और तीसरा 7 मई को, जबकि चौथा चरण 13 मई को और पांचवा चरण 20 मई को होगा, जबकि छठा चरण 25 मई को संपन्न कराया जाएगा। सातवां और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। और वोटों की गिनती का अगर हम जिक्र करें तो 4 जून को वोटों की गिनती होगी और 4 जून को ये जानकारी देश के सामने आ जाएगी कि आखिर सरकार किसने बनाई है। और इसी बीच सियासी दलों की तरफ से नेताओं के पाला बदलने का भी सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा कांग्रेस को, जिसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एक तस्वीर जरा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा तो अन्य नेताओं ने कितनी बड़ी तादाद में कांग्रेस का दामन छोड़ा होगा। तो किरण कुमार रेड्डी पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के, जो कि कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुए हैं। और अगला नाम आता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो कि पूर्व सीएम पंजाब के रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये भी शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ एसएम कृष्णन, जो कि पूर्व सीएम कर्नाटक के हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये भी शामिल हुए हैं। यानी कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में ही ठिकाना मिला इन्हें भी। दिगंबर कामत पूर्व सीएम गोवा के हैं, भारतीय जनता पार्टी में कामत भी शामिल हो गए हैं। विजय बहुगुणा, जो कि पूर्व सीएम उत्तराखंड के रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये भी शामिल हुए। और उसके बाद पेमा खांडू का नाम आता है, जो कि पूर्व सीएम अरुणाचल प्रदेश के हैं, भारतीय जनता पार्टी में इन्हें भी ठिकाना मिला और कांग्रेस के साथ छोड़ करके। अशोक चव्हाण भी पूर्व सीएम, जो कि महाराष्ट्र के हैं, वो भी पिछले दिनों आपको याद ही होगा, मुझे लगता है तारीख बहुत जल्द की घटना है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एनडी तिवारी पूर्व सीएम उत्तराखंड बीजेपी में शामिल हुए। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगला जो नाम आता है रवि नायक का, जो कि पूर्व सीएम गोवा है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही ये लंबी कितनी फहरिस्त है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नेताओं ने छोड़ा है। गुलाम नबी आजाद पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर, जो कि उन्होंने हालांकि अपनी पार्टी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें थी, लेकिन इन्होंने खुद की पार्टी बनाई। अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की, अपनी पार्टी इन्होंने खुद बनाई, हालांकि ये बीजेपी में नहीं गए हैं, अटकलें लगातार चल रही थी। लुइजिनो फ्लेरियो हैं, जो कि गोवा के पूर्व सीएम हैं, टीएमसी में शामिल हुए और उसके बाद 2023 में हालांकि इन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी। किरण कुमार रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं, इन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ा। तो ये जो लंबी फहरिस्त हमने इसलिए केवल गिनाई है कि दरअसल एक आंकड़ा मिल जाए, एक अनुमान है, और लिस्ट हमारे पास और भी लंबी है जो दिग्गज नेताओं ने पिछले दिनों भी कांग्रेस का दामन छोड़ा और किस तरीके से कब कब सरकार किस तरीके से बदली और अब तक कितनी बार चुनाव हुए और उन चुनाव कांग्रेस लगातार क्यों हारती रही। जाहिर तौर पर है कहीं ना कहीं जब उनके नेताओं का टूटने और बिखरने का सिलसिला जारी रहा तो उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल आज हमने कांग्रेस की ये नेताओं के छोड़ने की लिस्ट क्यों दिखाई, तो दरअसल इसका कनेक्शन 2024 से जुड़ता इस तरह है कि जब इतने नेता एक साथ कांग्रेस से का छोड़ रहे हैं, अलग अलग नेताओं के छोड़ने का सिलसिला अलग अलग समय पर लगातार जारी रहा और उसका खामियाजा कांग्रेस को अब तक भुगतना पड़ा है। अब कांग्रेस में अभी ये सिलसिला थमा नहीं है, लगातार नेता अभी भी कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और उनको सबसे बड़ा अगर ठिकाना कहीं मिलता है, सबसे बड़ा अड्डा कहीं मिलता है रुकने का, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही उनको नजर आता है ज्यादातर नेताओं का। और ऐसे में 2024 की जो सियासी नैया है, लगातार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार एनडीए की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है, ये भी कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। लेकिन जब नेता मजबूत कंधा ही नहीं कांग्रेस को मिलेगा जहां पर वो अपना सर रख सके, तो कैसे ये चुनावी वैतरणी पार करेगी कांग्रेस। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता लगातार चुनावी अभियान में लगे हुए हैं और एनडीए की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो 400 पार करेंगे। और आज हम इसी को लेकर के समझेंगे कि किस तरीके से अब ये जो दावे किए जा रहे हैं, दावे में कितनी सच्चाई नजर आ रही है।
वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में और मेहमान जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वाचस्पति द्विवेदी जी, ये जो सिलसिला नेताओं के छोड़ने का लगातार अभी भी आपकी पार्टी से जारी है और एक एक करके नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और गंभीर विषय है। मुझे लगता है कांग्रेस को भी इस पर मंथन करना चाहिए। मेरे पास वो भी पूरा आंकड़ा है कि अब तक 2013 के बाद कहां कहां पर चुनाव हुए, वो भी मैं अभी आपके सामने फ्लैश करूंगा टीवी स्क्रीन पर, कि कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, या हम ये कह दें कि कांग्रेस को सीधे तौर पर हार मिली। ये वजह बड़ी रही है। 2024 में आप दावा कर रहे हैं लाख कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार को आप उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन उस दावे में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रहा, आत्मबल कितना आप महसूस कर पा रहे हैं एक कार्यकर्ता होने के नाते? ठीक है, आपका यह अधिकार है आपका कि कांग्रेस पार्टी का आप पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी का बचाव करेंगे, जाहिर तौर पर है, प्रत्येक नेता करता है, लेकिन हकीकत आप क्या नजर आ रही है आपको? सबसे पहले तो मैं जो स्लाइड चला रहे थे उसमें आपने अशोक चौहान जी का नाम दिया, उसमें कलेरियो साहब का नाम दिया, इसके पहले किरण साहब का नाम दिया, इसके पहले किरण कुमार रेड्डी जी का दिया, विभिन्न लोग जो गए हैं उनका आपने दिया। आपको अच्छी तरह ध्यान है कि किरण कुमार रेड्डी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया था, उनके हटने के बाद हमारा क्या फर्क, उनके चले जाने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ा, पराभव हो गया। और हम वहां से तब से जब से किरण कुमार रेड्डी जी गए, कांग्रेस लगातार वहां पर डिफीट करती चली गई। अब धीमे से हमारी अपराइजिंग धीमे धीमे हुई। तेलंगाना में यही स्थिति हमारी थी कि हमने एक राज्य का निर्माण कराया अपनी तत्कालीन सरकार में और उसका हमें कोई फल नहीं मिला। सेंस से कोई मिला के हमारी बात कहने का ये, अशोक चौहान जी चले गए, तो आप ये बताइए जितने लोग यहाँ जा रहे हैं क्या वो वहां पर उनको सीट पा जाएंगे? उनको यहाँ पर ये डर लग रहा था कि कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया तो उनको अब सीट मिलने वाली नहीं है, इसकी वजह से वो अपना दूसरा नया घर ढूंढने लगे। हमें उनके साथ बड़ी सदाशयता है और बड़ा विनम्र कामना के साथ हम उससे उनको शुभकामना देना चाहते हैं कि वहां आपको ये लगता है, मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया कि आपके ये जो नेता छोड़ करके जहां से भी जा रहे हैं वहां पर आप अपने आप को और मजबूत देख रहे हैं, तो वहां पर लगातार सालों में संघर्ष करते रहे। वो जो कांग्रेस पार्टी से या अन्य दलों से बीजेपी में जा रहे हैं, क्या उनको टिकट दे देंगे? मध्य प्रदेश में देखिए बाहर आई थी शिट्टार साहब, कर्नाटका में हमारे पास चले आए थे, तो हालत देखिए क्या हुई, वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है, एक वाचस्पति जी, एक छोटा सा कमेंट आपका लेंगे, लेकिन इस बीच आकाश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाचस्पति जी, एक छोटा सा कमेंट कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां भी जिस भी प्रदेश में जिन नेताओं ने आपको छोड़ा है तो उसके बाद वहां पर आप मजबूत हुए हैं? में लोगों के रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उर्वरा शक्ति वहां खत्म हो जाती है, लीडरशिप की कहीं कोई कमी नहीं है। कोई जाता है तो दूसरा स्थान आके जाता कोई क्यों है? या तो लोग में जाता है, किसी कारण से जाता है, या टिकट उसको नहीं मिलना होता है वहां जाता है। बीजेपी से भी बहुत से लोग इधर उधर आ रहे हैं, बहुत से लोग सपा में चले गए, बीएसपी से इधर उधर चले गए। तो जहां पे जिनको लगता है कि टिकट नहीं मिल पा रहा या उनके हितों का फायदा नहीं हो पा रहा, ईडी सीबीआई वगैरह इन सब केंद्रीय एजेंसियों से जो डरे हुए लोग थे वो लोग वहां गए हैं, और वॉशिंग मशीन से वहां धुल के सारा जितना सभी दलों का कूड़ा जितना है वो सब भाजपा में इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ ही कीचड़ होता चला जा रहा है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, जो सफाई हो रही है। अच्छा, ठीक। ऐसे लोग रह के कांग्रेस को हमेशा अंदर से नुकसान कर रहे थे, वो लोग छोड़ गए तो उसका कोई फर्क नहीं। चलिए, तब तो अच्छी बात है कि अगर कम से कम वो लोग जो कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस का नुकसान कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो बीजेपी का नुकसान करेंगे। प्रदीप जी, सब ये जो आप लोगों को बुला रहे हैं, सब कीचड़ ही कीचड़ हैं? राम पांडे जी और साथी वक्ताओं और कांग्रेस के बंधु को भी प्रणाम, आम आदमी पार्टी के बंधु को भी प्रणाम और राजनीतिक विश्लेषक महोदय जी को भी प्रणाम। अब देखिए क्या है कि द्विवेदी जी, वाचस्पति द्विवेदी जी की जो स्थिति है वो बहुत ही कठोर स्थिति है। हर आदमी अपनी पार्टी का कार्यकर्ता होता है और जिसे भी अवसर मिलता है या दिया जाता है वो उन दायित्वों का निर्वहन करना चाहता है और करने की पूरी चेष्टा करता है। अब क्या होता है ना, उसमें लॉजिक्स जैसी कोई चीज होती नहीं, आदमी को फेस सेविंग करनी पड़ती है। लॉजिक देखिए, हम लोग व्यक्तिगत बात करते हैं, व्यावसायिक बातें करते हैं, तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई केयरलेस बात ना हो,
कोई ऐसी लॉजिक न दी जाए जिससे कि हमें लोग मूर्ख समझें। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे लालू जी जैसे भी नेता हुए हैं। वर्तमान में कांग्रेस की देखिए क्या है, हम सभी भारतवासी हैं और सभी भारतवासी, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग भले है लेकिन वो हमारे भारत देश के नागरिक हैं। तो मैं उस बात का कतई विरोधी हूँ कि हम उनको किसी कड़े से कड़े कटाक्ष को करें और उनको जो है शेमफुल कहें, ऐसी मेरी एकदम से मंशा नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को देखता है। अभी चूंकि जब मुझे बताया गया था तो मुझे ऐसा बताया गया था कि ये चर्चा जो है चुनाव को लेकर के, 24 के चुनाव को लेकर के है। लेकिन यहाँ तो जब से आपने पूरा इतना अच्छा रिसर्च किया है कि सारा डेटा उखाड़ के रख दिया कि कितने लोग कब छोड़े, कहाँ छोड़े, क्यों छोड़े। तो देखिए हमारे संविधान चुनाव पे ही है प्रदीप जी, चुनाव पे ही है, अभी शुरुआती है, इसीलिए सवाल यही था कि 24 का चुनाव है, जब छोड़ रहे हैं तो कैसे जीतेंगे। सवाल तो पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही, मुद्दे की बात तो यही बनता है। नहीं जी मैं तो, लेकिन उसमें जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाया गया उनका भी तो जवाब देना आवश्यक है ना। जनता तो आपके इस प्लेटफॉर्म को देखेगी, समझेगी, तभी तो उसको क्लेरिफिकेशन आएगा कि भाई कारण क्या है। अल्टीमेटली जनता का अधिकार है कि वो अपने भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा प्रतिनिधि चुने और उसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए हम जैसे राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुंह से नहीं बल्कि कार्यों से बताने का प्रयास करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है आखिर वो कन्विंसिंग है, तभी तो लोग आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आप अपने बचाव में कहते हैं कि आप तो वॉशिंग मशीन है, इसका मतलब आप मानते हैं कि वो व्यक्ति, जो अमुक व्यक्ति हमारे दल में आया वो पहले से गंदा था, यानी आपकी पार्टी में रहा था वो गंदा था, यानी आपकी पार्टी गंदे लोगों को तैयार करती है और हमारे यहाँ आ गई तो वॉशिंग मशीन हो गई और साफ हो गया। ये लॉजिक देखिए बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है। आप विपक्ष में है, निश्चित तौर पर थोड़ी सहानुभूति होती है, लेकिन जब चूंकि आप लॉजिक और संदर्भ से सहित बात नहीं करते हैं और आप हवाई बातें करते हैं तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। लोकतंत्र की बहुत सुंदरता है। देखिए विश्व में अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक प्रणाली से बढ़िया कोई शासन की प्रणाली है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग करता है। समय के साथ जब लोकतंत्र परिपक्व होता जाता है तो वहां असली जो जनता है, जिसकी मेजोरिटी है, जिसपे कुछ थोपा नहीं जा सकता, जो अपने हित को ध्यान में रख करके काम और निर्णय करती है, तो उसकी जब सरकार आती है तो इसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसमें कांग्रेस को विचार करना चाहिए, इनके नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि आखिर कमी कहां से। देखिए क्या होता है, मेरा बैकग्राउंड की आईटी सोशल मीडिया का है, आईटी कंपनी में मैंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने से पहले। तो आईटी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि कहीं अगर कोई चीज फेल हो जाती है या इच्छित रिजल्ट नहीं आता है तो उसकी रूट कॉज एनालिसिस की जाती है, यानी रूट कॉज RCA उसको कहते हैं। अब अगर हम जानबूझ करके सच्चाई को न स्वीकार करके और एनालिसिस नहीं करते हैं तो इसमें क्या वो दल दोषी है जिसमें हमारे कार्यकर्ता जा रहे हो? ऐसी कोई बात होती है क्या? नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे तो खामियाजा भी उठाना पड़ेगा और वही नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है। जी, हमें अपना घर खुद ही सुधारना पड़ेगा ना। बिल्कुल जाहिर तौर पर है राजनीति। ठीक है, प्रदीप जी आएंगे सेकंड राउंड में, आपके पास आएंगे। आकाश वर्मा जी, बड़ी मुश्किल है, नवा समन जारी हो गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और एक नया मामला, जल घोटाला भी मामला सामने आ गया था। अभी तो लिकर चल रहा था, अब जल भी आ गया। आकाश जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे गलत दी गई है। आकाश वर्मा जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, अनुराग तिवारी जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो अनुराग तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जानकारी, मुझे इन्फॉर्मेशन गलत दी गई। अनुराग जी, आप क्या मोटा मोटा ये चुनाव के समीकरण आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तो रणभेरी भी बच चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एनडीए और इंडिया में आप क्या फर्क देख पा रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो कल एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसकी घोषणा हुई है, तो पूरे जो हमारे साथी वक्ता हैं उन सभी को और साथ में पूरे देश को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं इस लोकतंत्र के बड़े पर्व के लिए। और जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि क्या मैं फर्क देखता हूं, देखिए चुनाव भारत में आज से नहीं हो रहे हैं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन अभी जो पिछले 10 सालों में चुनाव हो रहे हैं उसमें काफी कुछ अंतर देखा गया है। पहले चुनाव होते थे तो उसको लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज के समय में जो देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी
की बात की जाए तो उस पार्टी ने चुनावों को बड़ी सीरियस तरीके से लोगों तक पहुंचाया है, युवाओं तक पहुंचाया है, आम जनता तक पहुंचाया है। उसका कारण आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से ये चुनाव लड़ने जा रही है, जैसे अगर हम लोग 24 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये चुनाव डायरेक्ट बेनिफिशियरी का जो एक बहुत बड़ा उन्होंने बेस तैयार किया है, वोट बैंक तैयार किया है, उसी के ऊपर पूरा चल रहा है। और वो हर क्षेत्र में डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। उनके पास महिलाओं का भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, उनके पास युवाओं का भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है जो स्टार्टअप और जो मुद्रा लोन का जिसने फायदा लिया है, उनके पास कामकाजी लोगों का भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। तो उन सबको एक साथ जोड़ना, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाना और सोशल इंजीनियरिंग को सुदृढ़ करना, उसको मजबूत करना, उसके साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। और आप मानिए कि आज का जो चुनाव हो रहा है उसमें युवाओं की कितनी भागीदारी हो रही है, आम जनता की कितनी भागीदारी हो रही है, इस चीज से समझा जा सकता है कि जो संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है उसमें हर जिलों से, हर मोहल्लों से सुझाव लिया जा रहा है और वो सुझाव बना के और संकल्प पत्र तैयार होगा। तो आप समझिए कि ऐसे प्रयोग पहले राजनीति में बहुत कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज के समय में वो प्रयोग हो रहे हैं और उसका लाभ जो पार्टी जिसने प्रयोग शुरू किया, एक बिजनेस में एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के नाते भारतीय जनता पार्टी को उसका भरपूर लाभ मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में भी वो लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने स्टार्टअप इंडिया का भी जिक्र किया। राहुल गांधी की यात्रा का अंतिम दिन था, मुंबई में हुए थे। इस बीच हमारे साथ आकाश वर्मा जी आप जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनुराग जी, सवाल मेरा ये था कि स्टार्टअप इंडिया को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि वो जब पश्चिम बंगाल गए, वेस्ट बंगाल, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक महिला बीड़ी बना रही थी। तो अगर उन लोगों को स्टार्टअप इंडिया का फायदा मिले, उनको सरकार की कुछ सहायता राशि मिल सके तो वो शायद कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गिने चुने कुछ लोगों को ही मिलता है। जी बिल्कुल, ये जो स्टार्टअप इंडिया का जो पूरा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार ने चालू किया था 2016 में। और जब 2016 में जब ये फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मैं नंबर्स के ऊपर बात करूंगा, 450 स्टार्टअप पूरे भारत में काम कर रहे थे, सभी जिलों में मिला के 450 स्टार्टअप काम कर रहे थे। आज जिस समय हम लोग बैठे हैं उस समय करीब करीब 1,10,000 से ज्यादा स्टार्टअप पूरे भारत में काम कर रहे हैं और लगभग हर जिलों तक इनकी पहुंच हो चुकी है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि केंद्र की जब परियोजनाएं आए, जब योजनाएं आए, तो राज्य सरकार कितना उसके ऊपर काम करता है, कितनी तीव्र गति से उसको अपने राज्य में इंप्लीमेंट करता है। आयुष्मान योजना एक बड़ी अच्छी योजना थी, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था। राजस्थान भी उसी में एक था। और मुझे लग रहा है कि स्टार्टअप इंडिया का जो एक कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वेस्ट बंगाल में भी, राजस्थान में भी उतनी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ जितना महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही थी राज्य सरकारों को जो सहयोग करना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिला है, वो कमी रही। और इस वजह से हम केंद्र पर ठीकरा या विपक्ष केंद्र पर ठीकरा नहीं फोड़ सकता पूरा। ये अगर आप देखें, ये स्पष्ट तौर पे अगर आप डेटा निकाल के देखें तो हाँ, आप एक तरीके से कर्नाटक को देखेंगे, एक तरीके से मध्य प्रदेश को देखेंगे, अगर वहां जितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं उनका 10% भी स्टार्टअप नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुए हैं। बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, मतलब ये साफ तौर पर है कि कहीं अगर ये स्टार्टअप्स का फायदा लोगों को वहां पर राज्यों में मिलने लगा तो कहीं ये ना हो जाए कि केंद्र सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है इसका और केंद्र को फायदा, बीजेपी को फायदा में ना मिल जाए। तो मुझे लगता है कि यही रही होगी अगर मंशा, अगर ऐसा कुछ है तो। आकाश वर्मा जी, बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने ही, क्या अब इंडिया गठबंधन के सामने। आज नवा सम्मान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जारी हो गई है ईडी की तरफ से, और नया घोटाला एक और सामने आ गया है। अभी तक तो लीकर का मामला था, अब जल घोटाला भी सामने आ गया। आप लोग जल भी नहीं छोड़े, जल भी पी गए सारा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से केंद्र सरकार चुनावी प्रेशर में, चुनावी बौखलाहट में, चुनावों को जीतने की जो एक जिद है इनकी, उसकी बौखलाहट में, जिसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस स्थिति पर केंद्र सरकार और मोदी जी पहुंच चुके हैं कि किस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बार बार ईडी का समन भेजना चुनावों से ठीक पहले। और कल तो माननीय कोर्ट ने उनको जमानत भी दे दी है ईडी केस में, लेकिन अब वो एक नया कथित केस ले आए हैं। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ था, उसमें एक मशीन लगाने थी, ये लगाने थी, अनाप शनाप एक कुछ भी करके बस इनका मकसद है कि चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना। क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि अब इंडिया गठबंधन
एक हो चुका है। अब सारी तमाम राजनीतिक दल जो भी देश को बचाना चाहते हैं, इस तानाशाही से मोदी जी की बचाना चाहते हैं, वो तमाम राजनीतिक दल अब एक हो गए हैं और सबने ठान लिया कि भाजपा मुक्त भारत करना है। क्योंकि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना है, तो बहुत जरूरी है कि इस तानाशाही को खत्म किया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव जीतने की हवस में नरेंद्र मोदी जी ईडी, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन पे खुद ये ईडी, सीबीआई को भेजते थे, उसमें जो झुक जाता है, जो भाजपा ज्वाइन कर लेता है, वो दूध का धुला हुआ हो जाता है, और जो नहीं करता है उसको या तो ये जेल में भेजते हैं, ईडी का समन भेजते हैं। तो आप ये मान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह आप ये मान रहे हैं कि ये पूरी साजिश से रची जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। आपने कहा पूरा देश मान रहा है, आज पूरा देश मान रहा है, इंडिया गठबंधन एक है। आपने कहा इंडिया गठबंधन एक है, इस वजह से बीजेपी डर गई है। इंडिया गठबंधन कहां पर एक है बताइए? कुछ जगह पर एक है तो कुछ जगह पर अनेक है। अब पंजाब में आप और कांग्रेस आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दे रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन का मकसद है भाजपा मुक्त भारत, देश को बचाना, संविधान को बचाना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं उनका पालन हो सके, उसको सुनिश्चित करना। आज तमाम राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन में अपनी अपनी पॉलिटिकल मंचाओं से, पॉलिटिकल एडवांटेजेस से ऊपर उठकर देश के बारे में सोच रहे हैं। जहां पे भी भाजपा को हराने की जरूरत पड़ेगी, वहां इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। मैंने अदालत तो बाद में पहुंची, अरविंद जी को जमानत किस बात के लिए मिली है वो बता दीजिए जरा। जमानत किस बात के लिए मिली है अरविंद केजरीवाल जी को? मैं बताया तो जमानत मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब ईडी में बार जब ईडी ने जो केस है वो उसमें अदालत में डाला था, हाउस एवेन्यू कोर्ट में, उसकी सुनवाई हुई थी, और उसके चलते ही जो उनपे कंटेम्प्ट का लगा रही थी ईडी, उसके चलते ही कोर्ट ने उनको जमानत दी है। तो अगर कोर्ट जमानत, भाई साहब आप तो आंसू निकलवा दोगे, भाई साहब आपने तो आंसू निकलवा दिए। इतना सच कैसे कोई बोल सकता है? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आप तो धन्य है। आपने पहली बार मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो आम आदमी पार्टी से इतना सच बोलता हो। चरण कहाँ है प्रभु आपके? लेकिन अब ये भी जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 9 बार अदालत की अवमानना की, 9 बार नोटिस को 8 बार छोड़ा। उस सर 9 बार अदालत नहीं दी, सर 9 बार अदालत नहीं दिया है, आपके इस सच में सीधा हो गया। आपने कैसे बोल दिया? मोदी जी ने क्या चरणों से ध्यान ऊपर उठाइए, बोल दिया? मेरे चरणों से ध्यान ऊपर उठाइए, बाद में लीजिएगा। आज तक 3 वर्षों से पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो इतना सच बोले। आपने तो सच बोल दिया, ये तो कमाल हो गया। पांडे जी आज आपके प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा सच बोल दिया गया कि ये हजम नहीं हो रहा। भाई साहब को कोटि प्रणाम नमन है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना ईमानदार हो सकता है? लाखों में एक कार्यकर्ता है भाई साहब। आप सही में आप पूजनीय है। आपने सच बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर यहाँ है। आज तो भाई साहब मतलब खुशियों की लहर दौड़ेगी कि ठीक है प्रदीप जी, ठीक है आकाश जी, आप सच बोल रहे हैं और सही बोला आपने कि उन्होंने 9 बार ईडी की अवमानना की, इस कारण से उनको जमानत मिली है। ठीक है प्रदीप जी, एक बात वाचस्पति जी बताइए, इंडिया गठबंधन एक है तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम कह ले कांग्रेस का जिक्र कर ले, आप लोगों के बयान एक क्यों नहीं रहते हैं? अभी भी आकाश जी ने कहा कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। राहुल गांधी जी का आज आप बयान सुनिएगा, मुंबई में वो पहुंचे, वो खुद जो उनके सामने दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक, वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है और इतनी वो मजबूत नहीं है कि संविधान को कुचल सके या फिर लोकतंत्र को वो खत्म कर सके। आपके नेता खुद ही बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाना है। ये आज का बयान है वाचस्पति जी आपसे, क्योंकि आपके नेता का बयान है ना। आप ही लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और आप ही के नेता कहते हैं कि बीजेपी में इतनी ताकत नहीं कि लोकतंत्र को खत्म कर सके वो। अरे पांडे जी, इतना कठोर सवाल क्यों पूछते हैं आप? बेचारे वाचस्पति जी सीधे साधे आदमी हैं, आपने ऐसा सवाल पूछ दिया। राहुल गांधी जी के दोषों के लिए बाकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सवाल नहीं होने चाहिए। कांग्रेस का तो कार्यकर्ता सीधा साधा भोला भाला है,
गलती करे राहुल जी भुगते कार्यकर्ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाचस्पति जी सांत्वना प्रकट कर रहे हैं प्रदीप जी। सब आपकी तरह अंध नहीं है ना। अब प्रदीप सिंह जी को पता नहीं भाजपा की कांग्रेस की क्यों चिंता होने लगी, वो अपने घर को देखें। हमारे नेताओं के बयान को अपना अरे अच्छा विपक्ष होना क्या चाहिए, कह रहे हैं, क्या देश में नहीं कह विपक्ष रहे हैं, होना उसको चाहिए। लाया आप भी देश के और वासी हैं, इससे आप भी पक्का हमारे आपके देश के वासी नेता हैं। क्या करते आपके हैं, भविष्य की बेटी चिंता बेटी करना भी बचाओ हमारा बेटी दायित्व पढ़ाओ है। की तरफ बेटी पढ़ाओ कहने लगते हैं और अन्य सारी बातें करते हैं। आज अरे हम वाचस्पति जी, सबसे बड़ी मुझे बात आपसे ये कहना सहानुभूति चाहते है, हैं, गलती करे राहुल जी भुगतना आपको पड़े, ऐसा कैसे चलेगा? सरकार द्वारा कितना उसका भंग किया जा रहा है, कितना मोरल को अरे कोई नहीं, वाचस्पति जी आप गलती नहीं है, राहुल जी की गलती और करे कोई भुगते कोई, ये देश समझता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चित्रों को नहीं हटाया गया, पेट्रोल पंपों पे लगा हुआ है। शासन प्रशासन से लाख अनुरोध करने के बावजूद भी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हमारे नेताओं को हमारे छोड़ दीजिए, हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, हम पूरी मजबूती के साथ मैं छोड़ दिया हूँ, हमें उनसे क्या मतलब, लेकिन आपकी स्थिति से मैं सहानुभूति रखता हूँ। आपको पता चल जाएगा जी आपकी स्थिति से मैं सहानुभूति रखता हूँ। मिलने वाला है आपको, हर राज्य में हर जगह आपको नुकसान होने वाला है। जो आप कर्नाटका में आपको नुकसान होने वाला है, महाराष्ट्र में आपको नुकसान होने वाला है, हरियाणा में आपको नुकसान होने वाला है, आपने राहुल जी की आंखें नहीं आनी चाहिए, दिल्ली में नुकसान होने वाला है, बात को रखें, लेकिन राहुल जी की बात पर आप नुकसान होने वाला है, छत्तीसगढ़ में नुकसान होने वाला है, हर राज्य में आपको नुकसान होने वाला है। और आप 370 की बात करने वाले हो, हम 400 पार करने वाले हैं। वाचस्पति जी आप मुश्किल हो जाएगा, आप दोषी नहीं है राहुल जी की गलतियों के लिए, 220-225 सीटें पार कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होगा और जून में फिर से सरकार बनेगी। हरियाणा में सूखा साफ हो जाएगा, आपका पंजाब में सूखा साफ हो जाएगा, राहुल जी एक भी सीट जिता पाएंगे हरियाणा में, नुकसान होगा, राहुल जी एक भी सीट जिता पाएंगे हरियाणा में, हमारे नेता क्या कह रहे हैं, हमारा नेता भोला भाला है, आपकी तरह रीच नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है वाचस्पति जी, एक छोटा सा कमेंट। वाचस्पति जी मुद्दे पे आइए, प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी रुकिए भाई, प्रदीप जी रुकिए एक सेकंड जरा। वाचस्पति जी ठीक है वाचस्पति जी, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपको भी है, प्रदीप जी को भी है, आकाश जी को भी है, मेरी शुभकामनाएं हैं तीनों लोगों को। लेकिन सवाल लीजिए, हम लोग काम करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। सरकार अगर बनाने का जनता ने मौका दिया तो आप काम करिएगा, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, अरे सुनिए तो वाचस्पति जी, सवाल तो ले लीजिए, अरे सवाल ले लीजिए भाई। एक व्यक्ति की गारंटी हो रही है, यही फांसीवाद है। ठीक है, इसी को हम हिटलरशाही कहते हैं। ठीक है, एक ग्रुप आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से जनता बता देगी। आप शोषित वंचित आदिवासी महिला बेरोजगार आपको सबक सिखाएगा, तो बैठा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। आने तो दीजिए चुनाव को, आपको पता चल जाएगा। चलिए आ गया, चुनाव भी आ गया, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, वो जल्द 4 जून को पता चल जाएगा। अब वाचस्पति जी सुनिए, चुनाव कहीं से लड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस के समय जो है लोग नहीं मिल रहे हैं जहाँ से वो लड़। अच्छा रुकिए, दोनों लोगों को दोनों लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, दोनों लोग। अनुराग जी को केवल स्क्रीन पे लाइए, अनुराग जी को लाइए। अनुराग जी, ये लगातार ये जो सियासी द्वंद्व छिड़ा हुआ है, ये लगातार दावा किया जा रहा है हम जीत रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, दावा करते हैं, लेकिन कोई आधार होना चाहिए, वो आधार दिखना भी तो चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो भी पार्टियों के प्रवक्ता टीवी पे आ रहे हैं, एक चीज और एक मोटिव लेके आए कि कम से कम जनता के सामने अपना एक विजन प्रेजेंट करें। हाँ। कि अब मानिए कि अगले 1.5-2 महीनों में नई सरकार हमारे सामने होगी, देश के सामने होगी, तो देश को आप आने वाले 2 महीनों में क्या देने वाले हैं, कौन से विजन के साथ आप चुनाव लड़ने वाले हैं, युवाओं को आप क्या देंगे, युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है, भारत को कैसे आप विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ये सभी पार्टियों को, प्रवक्ताओं को मुझे लग रहा है कि आज के समय में अपने एजेंडा में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देश का अभी दुर्भाग्य मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंडा से भटकाता कौन है? क्योंकि लगातार यही आरोप लगते हैं, कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे लगाती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगाती है। आम आदमी पार्टी कहती है हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं, बीजेपी जातिवाद की बात करती है, धर्म की बात करती है। तो क्या नजर आ रहा है आपको? बीच में लाएंगे जब हमारी रैली होंगी और सब चीजें होंगी। ठीक है वाचस्पति जी, ठहरिए भाई, अरे ठहरिए भाई, ठीक है, ठहरिए भाई, वाचस्पति ठहरिए। अनुराग जी, देखिए, अभी जो भी पिछले
4 से 5 सालों में हमने देखा है, उसमें देखा है कि भाजपा एक बड़े विजन के साथ काम कर रही है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, स्टार्टअप से संबंधित वो विजन हो, चाहे वो महिलाओं के विजन को हो, चाहे वो पूरे देश को लेकर एक नेशनलाइज्ड विजन हो, जो हम लोग बोलते हैं कि विकसित राष्ट्र बने भारत 2047 में। तो ऐसे बहुत सारे विजन हैं और उसके पीछे का एक बेस भी है। वो केवल देश में बातचीत नहीं होती है, विदेश के बहुत संस्थान हैं जिन्होंने इस चीज के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, सभी का एक पॉजिटिव रिपोर्ट आता रहा है और वो सब ये बोलते हैं कि भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम कर रही है, लेकिन अब करना ये होगा कि बाकी जो दल हैं जो आज अपने आप को इंडिया अलायंस बोल रहे हैं, उन लोगों को देश के सामने उससे बेहतर विजन प्रेजेंट करना ही होगा, तभी आज का जो वोटर है वो उनके ऊपर विश्वास करेगा। वोटर बहुत आज के समय में इंटेलिजेंट हो गया है, 10 सालों में बहुत बदलाव आया है, वोटर के जो माइंडसेट में बहुत बदलाव आया है। पहले वोटर किसी के बहकावे में आकर या किसी की बात सुनकर वोट कर देता था, लेकिन आज हर एक वोटर अपनी समझ से वोट करता है, चाहे वो गांव की एक अनपढ़ महिला हो या फिर वो शहर का कोई पढ़ा लिखा युवा हो, सब अपनी इंटेलिजेंस से वोट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब वो दौर आ चुका है जब जो विपक्षी दल हैं उनको सभी लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा, और सभी लोग तब इन्फ्लुएंस होंगे जब एक बेहतर विजन होगा, एक बेहतर आप उनके सामने एक खाका प्रेजेंट करेंगे। उस चीज की कमी अभी दिखाई दे रही है विपक्ष में। बिल्कुल। आकाश वर्मा जी, बहुत सरल और सीधे शब्दों में अनुराग जी की बात को हम समझें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो लकीर खींच दी है, उस लकीर को मिटाने की बजाय विपक्षी दलों को उससे लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी विपक्षी दल में नजर नहीं आ रही है, वो बीजेपी के द्वारा खींची गई लकीर को मिटाने में ही लगे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं इनसे। मैं सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि देखिए, जिस तरह से अभी आप लोग बात कर रहे थे, मैं ये मुर्गा लड़ाओ वाली चीज में नहीं फंसा हूं, इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। भाजपा के प्रवक्ता जैसे बार बार बीच में बोले जा रहे हैं सबके। तो जहां तक बात विजन की है, तो देखिए, आम आदमी पार्टी, जब से आम आदमी पार्टी का 2012 में गठन हुआ, तब से आम आदमी पार्टी हर चुनाव में, कहीं किसी भी राज्य में चुनाव लड़ी हो, किसी भी तरीके का चुनाव लड़ी हो, बहुत स्पष्ट हमारा विजन होता है, जो कि शुरू से चलता आ रहा है। हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा, हम लोग अच्छी शिक्षा पे काम करते हैं, अच्छे स्कूल बनाने में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि देश का हर एक बच्चा एक अच्छे शिक्षित बने, ताकि वो आगे जाके अपने लिए रोजगार, अपने लिए बिजनेस और अपनी तमाम सुविधाओं को खुद वो कर सके, सही गलत समझ सके। दूसरा, हम बात करते हैं हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 525 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाए, 826 मोहल्ला क्लिनिक हमने पंजाब में बना दिए जब से हमारी सरकार आई है, मात्र 1.5-2 सालों में। तो हेल्थ के लिए हम लोग काम करते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं, फ्री इलाज देने की बात करते हैं, फ्री बिजली पानी देने की बात करते हैं, शुरू से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, चाहे वो बसों में बस मार्शल्स को लगाना हो या डार्क स्पॉट्स पे CCTV कैमरेस लगाना हो, या महिलाओं को अन्य सुविधाएं देना हो, जैसे फ्री यात्रा देनी हो। लेकिन आकाश जी, अभी आप पिछले दिनों भी देखे होंगे, LG साहब भी निकलते हैं गली मोहल्लों में, देखते हैं, देखिए वो गली मोहल्लों में निकलते हैं, वो देखते हैं, वो खुद तस्वीर डालते हैं, सोशल मीडिया पे भी डालते हैं कि देखिए ये हालात है साहब दिल्ली के। दिल्ली को बताया जाता है कि हम स्वर्ग बना दिए हैं, लेकिन यहाँ नर्क बना हुआ है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता वो खुद जाते हैं, स्कूलों में जाएं या चिकित्सक स्थानों पर जाएं, वहां की वो तस्वीर। कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता के पार्टी के नेताओं ने जनता को धोखा देने की कोशिश करी। उन्होंने, कई बार ऐसा हुआ, मनोज तिवारी जी भी एक बार पहुंच गए थे अपना कैमरा लेके, लेकिन वो उस स्कूल में पहुंच जाते हैं जो शायद बंद पड़ा हुआ है, जहां पे बच्चे आते ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये है। मैं इनको इन्वाइट करता हूँ, भारतीय जनता के प्रवक्ता है, और आपके थ्रू, आपके माध्यम से इनको इन्वाइट करना चाहता हूँ, ये कल ही मेरे साथ चले, और मैं दिल्ली के जिस भी सरकारी स्कूल में बोलेंगे मैं उसमें इनको लेकर चलने को तैयार हूँ। एक बार हमने पहले भी इस तरह का चालन हमारे जो राष्ट्रीय नेता सौरभ भारद्वाज जी, गौरव भाटिया जी को दिया था, और वो वहीं से बाहर हो गए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कल ये भी नहीं आएंगे। तो ये अपना कैमरा ना लेके जाए, हमारे साथ चले, और हम इनको अच्छे स्कूल दिखा देंगे। लेकिन आपने जो सवाल किया था इन चुनावों का, तो देखिए, जैसे मैं दिल्ली की बात, जैसे मैं प्रदीप जी आ रहे हैं, बस प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं। हाँ, दिल्ली सर आ रहे हैं आपके पास। आपका एनर्जी लेवल आज बहुत डाउन, बहुत ज्यादा हाई है, मैं समझ सकता हूँ। आकाश जी बोलिए, ठीक है, थोड़ा लेकिन मुझे बोलने दीजिए। हाँ। मैं जैसा कि आपने अभी चुनावों को लेके दिल्ली की, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो दिल्ली में देखिए, हम इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने, माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और दिल्ली की जनता को के मैंडेट की इज्जत रखते हुए, उनके चुने हुए मुख्यमंत्री की इज्जत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज वगैरह सारी पावर दिल्ली सरकार को दे दी थी। तो बहुत ही बेशर्मी के तहत भाजपा की जो सरकार है वो एक ऑर्डिनेंस लेके आई और उस वक्त दिल्ली के जो चुने हुए सांसद हैं, जिनका फर्ज बनता था कि वो दिल्ली की जनता के मैंडेट की सुरक्षा करें, जो दिल्ली की सरकार के लिए आवाज उठाए, वो वहां खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और उस गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को, जो कि जनता के विरुद्ध एक ऑर्डिनेंस आया था, उसको वो उनके साथ दिल्ली के सांसद वो स्वीकार कर रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बार दिल्ली के सांसद, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जो दिल्ली की सरकार के सांसद हैं, वो जाना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह की जो केंद्र सरकार दिल्ली की जनता के हाथ में आकाजी वो संसद तक पहुंच सके। ये निर्णय दिल्ली की जनता के हाथों में छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 14 में भी देखा, 19 में भी आपने देखा कि किसके हाथों दिल्ली की कमान सौंपी। ठीक है, आप विधानसभा में चुनाव आपने जीते, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आपको सफलता नहीं मिली है। तो अब ये 24 में क्या होगा, खैर वो भी जनता तय कर देगी। प्रदीप जी, दिल्ली मॉडल को देश में लागू करने की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मेरा एक सवाल है सर, आप चाहें तो आम आदमी पार्टी के मित्र बड़ी बढ़िया बात कर रहे हैं आज, और इन्होंने एक जो है आपत्तिजनक बात कही, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेते भाई, कोई नहीं। आखिर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मुझे भी दिल्ली में ही रहना है, अपनी जान किसी नहीं प्यारी होती है। तो मैं आता हूँ मेन मुद्दे की बात पे। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है? अगर आप कहेंगे कि तथ्यात्मक लाइए तो मैं ले आ सकता हूँ। आप मुझे चलने के लिए कह रहे थे, आप खुद नहीं आप ले आइए सर, आप ले आइए क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं सर, आप ले आइए क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं सर। ना ये तो आपने हवा में सवाल घुमा दिया। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि देखिए, हिंदुस्तान को 2000 से पहले कोई नहीं जानता था। 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो हिंदुस्तान को पहचान मिली। होने से पहले इस डेटा को निकाल लें कि अरविंद केजरीवाल जी के शासनकाल में सरकारी आप निकाल लीजिए सर, आप निकाल लीजिए सर, आप कुछ भी आरोप लगा देंगे, आप बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहे हैं। आप बता रहे हैं सर, देखिए हम व्यस्त हैं, आप भी व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। योगेश जी की टीम है, अभी निकाल देगी कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट क्यों रही है। ठीक है, देखिए जब बात कोई नहीं समझ में आती तो या तो आदमी आवाज ऊंची करता है या तो हंसी में उड़ाता है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आपके इतने बड़े बड़े नेता है, इतना अच्छा काम किया भाई। न्यायालय ने तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, न्यायालय तो स्वतंत्र है, आखिर उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली, जिसकी इतनी बड़ी बातें होती हैं। आज सिसोदिया जी को कितने समय हो गया, अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली? संजय सिंह इतने क्रांतिकारी आपके नेता थे, उनको जमानत क्यों नहीं मिली? वो जैन साहब आपके नेता है, उनको जमानत क्यों नहीं मिली? क्या न्यायपालिका में भी भारतीय जनता पार्टी का दखल हो गया, ऐसा आप मानते हैं? तो कृपया इसका जवाब दे दे। और अरविंद केजरीवाल जी तो खैर चलिए, अब तो जमानत पे रिहा ही है। ठीक है। हाँ, एक बात, एक आंकड़ा इन्होंने प्रदीप जी ने कहा तो मैंने उसको निकलवाया। देखिए आकाश जी, जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है, दरअसल एक आरटीआई लगी थी, उस आरटीआई में जानकारी दी गई कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 30,000 छात्रों की संख्या घटी है, और अक्टूबर 2023 में इस आरटीआई का जो जवाब आया था वो आया था। तो उसी बात का मुझे लगता है, उसी आरटीआई के जवाब का मुझे बता देंगे, ये अगर आपके पास ये भी डेटा हो, ये जो 30,000 बच्चों की संख्या घटी है, ये कौन सी क्लास के थे? 12वीं के संख्या घटी होना क्या ये कम बात नहीं है। संख्या घटी, जिस मॉडल का आप इतना गुणगान करते हैं, आखिर वो इतना ही सफल था तो बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? वो भी सरकारी स्कूल जो विश्व स्तर के स्कूल बताए गए थे। आखिर बच्चों के माँ बाप अंधे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारी, आपने हवा में पूरी जानकारी देखिए, पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप वर्मा जी देख सुन लीजिए, ठीक है? इस पर मुझे लगता है दर्शकों को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उनको भी जानकारी पूरी मिल जानी चाहिए। आरटीआई डाली गई, इसमें 2022-23 के मुकाबले 30,000 से ज्यादा बच्चों की संख्या घटी। इसमें कोरोना वायरस महामारी के बाद का जो बताया गया कि 2022 में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो थी वो 17,89,385 थी, और उसके बाद 23 में विद्यार्थियों की संख्या घटकर 17,58,986 हो गई, जो कि पिछले बताया गया कि 30,999 छात्रों की संख्या घटी। और इसका ये किन स्कूलों का आंकड़ा दिया गया है वो भी बता दें। कहा गया है कि 37 डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल जो है, उसमें दिल्ली में 1050 सरकारी स्कूल हैं। इस सरकारी स्कूलों का आंकड़ा है।
और उसमें से 1050 स्कूल है। हाँ 1050 वही आंकड़ा दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में 2022-23 में विद्यार्थियों की संख्या 2,06,027 थी, जो 23-24 में घटकर 1,99,730 हो गई। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में सरकारी विद्यालयों में 2023-24 के में विद्यार्थियों की संख्या 2,86,298 थी, जो घटकर 22-23 में विद्यार्थियों की संख्या 3 लाख से ज्यादा थी। यह आंकड़ा सामने आया था और उसी आरटीआई का जिक्र यहां पर प्रदीप जी कर रहे थे, मुझे लगता है, अगर मैं करेक्ट हूं तो। अब जवाब आप दे दीजिए वर्मा जी, उसके बाद आते हैं अनुराग जी। आप जिक्र कर रहे थे। हाँ अरे संख्या घटी है सर, कोई भी देश हो उसका जवाब दीजिए ना, आपकी संख्या क्यों घट गई। चलिए ठीक है, अगर इस पर जाएंगे तो बहुत फिर चर्चा फिर वो हो रही है, तो मैंने तो इसलिए दर्शकों को जानकारी दे दी क्योंकि आपने कहा कि टेम से निकलवाइए, तो मैंने टेम से सर्च करवाया, तो वो आंकड़ा जो दिया गया सामने उस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और समय कम पड़ जाएगा। फिलहाल अनुराग जी, ये दिल्ली मॉडल को लागू करने की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप दिल्ली मॉडल को कैसे देख रहे हैं और देश में उसे लागू करने की बात की जा रही है, देश की जनता एक्सेप्ट करेगी क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी से पहले देश में अस्पताल नहीं थे, देश में स्कूल नहीं थे, या फिर और जो सुविधाएं दी गई है वो नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने जो मुझे लग रहा है बड़े स्तर पे जो किया है, जो हर राज्य ने मुझे लग रहा है कि हर राज्य के लोगों ने जिसको देख के अट्रैक्ट हुए हैं, वो था फ्री बीज। फ्री में मुफ्त में चीजें बांटी गई हैं, और वही एकमात्र ऐसी चीज है आम आदमी पार्टी की जिसकी वजह से जो अलग अलग, क्योंकि आप दिल्ली में देखें कि दिल्ली में दिल्ली के बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, अलग अलग राज्यों से लोग आके वहां पे रह रहे हैं, उसमें पूर्वांचल के बहुत लोग मिलेंगे आपको अलग अलग राज्यों के लोग मिलेंगे। जब उनको मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी मिलता है तो एक बहुत बड़ी राहत वाली चीज होती है। तो इसी चीज को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा बना और उसी का लाभ मिला। सरकारी स्कूल पहले भी हुआ करते थे, सरकारी स्कूल जब उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी हुआ करते थे। आप दूसरे राज्यों में भी जाएं, वहां पे भी सरकारी स्कूल है, या वहां पे भी सरकारी अस्पताल है, वहां मुफ्त दवाइयां भी मिलती है, सारी चीजें हो रही है। जनता सरकार का चयन ही इसलिए करती है, सरकार को चुनती है। आम आदमी पार्टी ने जो भारत में लॉन्च किया है, वो एक तरीके से दिल्ली में लोगों को मुझे लग रहा है कि पसंद आया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है, ये मैं मानता हूं। चलिए ठीक है, जनता क्या मानती है और जनता क्या समझती है ये आने वाले वक्त में बता देगी जनता, और बहुत कम समय बचा हुआ है, 4 जून को ये सब देश के सामने होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो लगातार 2024 के चुनाव को लेकर के जो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं, और खासतौर पर अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब आने वाले दिनों में सियासी समीकरण क्या कुछ बदलते नजर आ रहे हैं, प्रत्येक नजर पर रहेगी JK 24/7 न्यूज की नजर, और हर पहलू पर आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।